तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजाइन स्टेप्स फॉर वन वे स्लैब। तो वन वे स्लैब के लिए हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे एक वन स्टेप से लेकर 6 स्टेप्स जो हमने डिस्कस किया था, कैसे वन वे स्लैब हम डिजाइन करते हैं। स्टेप वाइज जो प्रोसीजर है वो हम डिस्कस कर रहे थे। हमारा क्या था? डिजाइन प्रोसीजर, डिजाइन प्रोसीजर फॉर वन वे स्लैब, वन वे स्लैब। ठीक है जी। तो वन वे स्लैब के लिए हमने स्टेप नंबर 6 जो लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेप नंबर 7। तो स्टेप नंबर 7 में सीखेंगे हम कैलकुलेट द एरिया ऑफ मेन स्टील। तो मेन स्टील के एरियाज जो हम स्लैब में यूज करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करें। कैलकुलेट the area of main steel। मेन स्टील जो हम वन वे स्लैब में प्रोवाइड करते हैं along the shorter span, ये बात हमने ध्यान रखनी है। ठीक है जी। तो हम इसको डिनोट करेंगे AST से। ठीक है जी। तो एरिया ऑफ स्टील इन मेन स्टील ऑफ स्लैब वी कैलकुलेट फ्रॉम MU term is equal to 0.87 Fy AST D minus Fy AST divided by FCK into D। इस टर्म में हम कैलकुलेट कर पाएंगे AST की वैल्यूज को। मेन स्टील की एरिया हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि MU की वैल्यू हम ऑलरेडी जो लास्ट स्टेप थे उसमें कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अननोन हमारे पास AST है, तो एरिया ऑफ स्टील हम मेन स्टील जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नॉर्मली जो बार डायमीटर रहता है वो हम कितना यूज करते हैं, 8 mm या 10 mm या 12 mm यूज करते हैं मेन बार्स के लिए। जो मेन बार्स जो हम यूज करते हैं, मेन स्टील यूज करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है हमने यहाँ पे। नॉर्मली bars of diameter 8 mm, 10 mm and 12 mm are used as मेन बार्स। ठीक है जी। तो ये बात हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो 8, 10 और 12 mm का जो स्टील है ग्रेड साइज का वो हम यूज करते हैं मेन स्टील के लिए। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 7 में हम इस टर्म से हम AST की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे हम चेक लगा सकते हैं अगर मिनिमम स्टील रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड कितनी रहती है, क्या रिक्वायरमेंट है मिनिमम स्टील रिइंफोर्समेंट की। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा चेक फॉर मिनिमम रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड। ठीक है जी। चेक फॉर मिनिमम रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड। तो क्या मिनिमम रिइंफोर्समेंट रहेगी ये बात करेंगे। चेक फॉर मिनिमम रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड। ठीक है जी। मिनिमम रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड कितनी रहेगी ये बात यहाँ पे हमने देखनी है। ओके। तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना होता है, एरिया मिनिमम एरिया ऑफ स्टील अकॉर्डिंग टू द IS 456-2000। तो फॉर HYSD स्टील, ठीक है जी, HYSD स्टील के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, 0.12 B into capital D, 12% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है जी, बाय 100। तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट किसके लिए, फॉर HYSD स्टील, फॉर HYSD स्टील। हाई यील्ड स्ट्रेंथ रिफॉर्म बात यूज करेंगे, यानी कि जो ग्रेड Fe 415 Fe 500 के लिए हम ये टर्म यूज करेंगे। और माइल्ड स्टील के लिए अगर यूज करें तो हमारे पास माइल्ड स्टील के लिए जो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रहेगा
0.15 यानी कि 15% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय 100। ये किसके लिए है? माइल्ड स्टील के लिए। तो माइल्ड स्टील यानी कि Fe 250 के लिए। तो ये टर्म हम यूज करेंगे मिनिमम रिइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो जितनी हमारे पास आएगी वो हम यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम हम कितनी रिक्वायर्ड रहती है, उससे हम फिर कंपेयर करेंगे जो हमने मेन स्टील यहाँ पे कैलकुलेट की है। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं हम, स्पेसिंग ऑफ मेन बार। तो मेन बार की स्पेसिंग को कैसे कैलकुलेट करें? जो हमने अभी मेन बार के एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया निकाला और मिनिमम एरिया हमने देखा, कैसे अकॉर्डिंग टू द एज पर IS कोड 456 स्पेसिफिकेशंस हम चेक करते हैं। ठीक है जी। तो दूसरा बात यहाँ पे आती है हमारी स्टेप नंबर 7। तो स्पेसिंग की बात करते हैं। जो मेन स्टील अभी हमने प्रोवाइड किया, अगर स्लैब के केस में तो हम इनकी स्पेसिंग कितनी रखें? तो स्पेसिंग का भी एक पॉइंट रहेगा हमारा स्पेसिंग। स्टेप नंबर 8 में बात करेंगे हम कैलकुलेट स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स। कैलकुलेट स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स। ठीक है जी। तो मेन बार्स की स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट करें? तो हमारे पास स्पेसिंग मेन स्टील की निकालने के एरिया ऑफ वन बार का पता होना चाहिए हमें। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ मेन बार यानी कि मेन स्टील इज इक्वल टू एरिया ऑफ वन बार, एरिया ऑफ वन बार इंटू एरिया ऑफ वन बार इंटू B width of the slab by AST, area of steel, total area of steel, main steel। ठीक है। तो ये हम टर्म यूज कर सकते हैं स्पेसिंग कैलकुलेट करने के लिए। ओके। तो अगर हम बात करें जो स्पेसिंग है किससे कम नहीं होनी चाहिए, तो स्पेसिंग के लिए भी चेक लगा सकते हैं हम। स्पेसिंग शुड नॉट बी लेस देन, स्पेसिंग शुड नॉट बी लेस देन। तो कुछ टर्म है किससे कम नहीं होनी चाहिए स्पेसिंग, should not be less than number 1 3 times effective depth, 3 times effective depth। effective depth से 3 times जो है हमारा नहीं होना चाहिए। तो 3D यानी कि that is 3D, जितनी effective depth होगी उससे क्या होनी चाहिए? कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्या है? 300 mm। 300 mm से भी क्या है? कम नहीं होनी चाहिए हमारी जो स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे मेन स्टील के लिए। ओके। तो assuming the alternative bars are bent up at a distance of 0.10 into L from the face of support। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे assume कर लेंगे अल्टरनेट बार्स भी हम यहाँ पे assume कर सकते हैं। कितने डिस्टेंस पे? 0.10 into L। L यहाँ पे क्या है? क्लियर स्पैन ऑफ द स्लैब। ठीक है जी। तो इतने डिस्टेंस पे हम बेंट अप बार्स भी यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट बार्स जो रहते हैं हमारे, ये हम यूज कर सकते हैं मेन स्टील के लिए। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 9 की। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम कैसे कैलकुलेट करें? तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की जो एरिया है वो कैसे कैलकुलेट करें, वो भी हमारा यहाँ पे स्लैब के केस में हमें कैलकुलेट करना होगा। जैसे यहाँ पे मेन स्टील हमने कैलकुलेट की, तो उसी तरह से एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी कैलकुलेट करना होगा। तो स्टेप नंबर 9, कैलकुलेट एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। कैलकुलेट एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैसे कैलकुलेट करें? तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है? 12% अगर हम क्या करते हैं एरिया जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एरिया अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा? एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इज इक्वल टू 12% of B into D
500, ठीक है जी। तो ये किसके लिए रहेगा? HYSD स्टील के लिए, फॉर HYSD स्टील, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखनी है जहां पे। और अगर माइल्ड स्टील की बात करें तो कितना रहता है? 15% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये किसके लिए है? फॉर माइल्ड स्टील, ठीक है जी। तो ये हमारे दो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के एरियाज हैं, तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिंग जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए, तो स्पेसिंग की बात करते हैं। तो स्पेसिंग कितनी करेंगे? फाइंड सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट करें? तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इक्वल टू स्पेसिंग के लिए A phi एरिया ऑफ वन बार इंटू B विड्थ, 1 मीटर विड्थ हम लेके चल रहे हैं, विड्थ यहाँ पे 1 मीटर लेंगे, ठीक है जी। और AST एरिया ऑफ स्टील, मेन स्टील। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ये क्या है? एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। और ये क्या है? एरिया ऑफ वन बार, एरिया ऑफ वन बार जो हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में यूज कर रहे हैं, ये क्या है? विड्थ, ये हम ले रहे हैं 1 मीटर, ठीक है जी। और ये क्या है? एरिया ऑफ टेंशन स्टील, ठीक है जी। तो ये बात हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, तो इस तरह से हम स्पेसिंग का, तो स्पेसिंग इज यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की बात करें तो जो चेक लगाएं अगर स्पेसिंग, तो स्पेसिंग शुड बी लेस देन, शुड बी लेस देन। तो स्पेसिंग हम जो कैलकुलेट करते हैं तो क्या है? स्पेसिंग शुड बी लेस देन 5 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे? हम यूज करेंगे 5 टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ। और दूसरा हमारी कंडीशन क्या रहती है हमारी यहाँ पे? 450 mm, तो इससे कम होनी चाहिए, ठीक है जी। जो स्पेसिंग है शुड बी लेस देन, कैलकुलेटेड स्पेसिंग शुड बी लेस देन 5 डी। क्या है? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। ओके, तो ये हमारे दो जो हैं कंडीशन स्पेसिंग के लिए अप्लाई करनी है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी स्पेसिंग की, इससे लेस देन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, इससे लेस देन होनी चाहिए। तो ये हमारी बात क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो हमारा स्टेप रहेगा चेक फॉर शेयर। तो शेयर चेक करने के लिए हमारे पास क्या है? टाउ वी, टाउ सी मैक्स हम बीम के केस में फाइंड आउट करते तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी यही वैल्यूज को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तभी हम क्या कर सकते हैं? चेक लगा सकते हैं फॉर स्लैब, चेक फॉर शेयर, ठीक है जी। तो शेयर के लिए भी चेक हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे चेक फॉर शेयर, स्टेप नंबर 10। स्टेप नंबर 10 क्या बोल रहा है? अप्लाई चेक फॉर शेयर, ठीक है जी। तो अप्लाई चेक फॉर शेयर, तो शेयर के लिए हम चेक लगाएंगे यहाँ पे। तो मोस्टली द स्लैब्स आर सेफ इन शेयर, ज्यादातर जो हमारी स्लैब्स होती हैं वो शेयर में क्या होती है? सेफ रहती हैं। बिकॉज अल्टरनेट बार्स, यानी कि हाफ द स्टील जो हम यहाँ पे बेंटअप्स हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो बेंटअप्स यहाँ पे प्रोवाइड की होती है, तो इसलिए जो हमारा शेयर के रिगार्डिंग जो स्लैब्स हैं वो सेफ रहती है। तो फिर भी हम टाउ सी, टाउ वी और टाउ सी मैक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फाइंड टाउ सी, टाउ वी, टाउ सी मैक्स, ठीक है जी। तो तीनों हमारी वैल्यूज रहेंगी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस एंड अज्यूमिंग द अल्टरनेटिव बार्स आर बेंट अप। तो ये वैल्यूज हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो कंडीशंस हैं कुछ जो हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं
तो क्या कंडीशन रहती है, जो हमारी टाउ वी की वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए टाउ सी मैक्स से। टाउ वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए टाउ सी मैक्स से। और दूसरी कंडीशन क्या रहती है, जो टाउ वी की वैल्यू है वो टाउ सी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, टाउ सी मैक्स से लेस देन होनी चाहिए। ओके ठीक है जी, ये बात हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है। और टाउ वी जो हमारा रहता है, टाउ वी वो क्या होगा, अगर थर्ड कंडीशन की बात करें तो टाउ वी अगर लेस देन टाउ सी रहेगा तो हमारा क्या है, जहां पे शेयर इन्फोर्समेंट करने की जरूरत नहीं होती है, नो शेयर इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड, रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड। शेयर इन्फोर्समेंट करने की जरूरत नहीं होगी अगर टाउ वी लेस देन टाउ सी रहेगा। अगर टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी हो जाए तो हमारे क्या है, शेयर इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड रहती है, शेयर इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड, यानी कि बेंटो बार्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो नो शेयर इन्फोर्समेंट, तो ये हमारी वैल्यूज हमारी वही हैं जो हम कॉमन स्टेप्स रहते हैं, जैसे हमने बीम में देखे थे, वही कंडीशंस रहती हैं। तो ये बात हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है। और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर 11। स्टेप नंबर 11 में हम क्या करते हैं, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ के लिए एलडी की वैल्यूज को हम, हमारी जो है एक टर्म है, तो टर्म जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी हमारा जो सेक्शन है वो सेटिस्फाई होता है डेवलपमेंट लेंथ कंडीशंस पे। ठीक है जी, तो स्टेप नंबर 11 की बात करते हैं, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। अप्लाई चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है जी, तो डेवलपमेंट लेंथ के लिए हम यहाँ पे चेक करें, तो एलडी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, वही हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, लेस देन इक्वल टू 1.03 m1 बाय v shear force प्लस L नॉट। यही हम टर्म जो यूज करते हैं, यहाँ पे भी के स्लैब के केस में भी हम यही जो डेवलपमेंट लेंथ की जो टर्म रहेगी ये सेटिस्फाई करनी होती है। ठीक है जी, तो उसके बाद हम स्टेप नंबर 12 की बात करें, तो स्टेप नंबर 12 में हम चेक करते हैं डिफ्लेक्शन। ठीक है जी, तो डिफ्लेक्शन चेक करेंगे। डिफ्लेक्शन के लिए क्या रहेगा हमारा, अप्लाई चेक फॉर डिफ्लेक्शन, अप्लाई चेक फॉर डिफ्लेक्शन। ठीक है जी, तो डिफ्लेक्शन चेक करेंगे यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, यानी कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। ओके, तो ये हमारा क्या है, लास्ट जो स्टेप्स हैं, इस तरह से हम जो डिफ्लेक्शन है, यानी कि L/D रेशियो जो रहती है, L/D रेशियो जो हमारी प्रोवाइडेड है, ठीक है जी, जो प्रोवाइडेड है वो हमारे क्या है, जो मैक्सिमम रहती है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए प्रोवाइडेड से। L/D मैक्सिमम से, मैक्सिमम जो है जो प्रोवाइडेड है वो कम होनी चाहिए, जो L/D मैक्सी है ये ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, तो L/D प्रोवाइडेड जो रहेगा, हमारी वैल्यूज जो हैं ये ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे जो मॉडिफिकेशन फैक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, जो वैल्यू हम यहाँ पे हम फाइंड द वैल्यू ऑफ FSC, तो FSC की वैल्यू भी यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। ठीक है जी, डिजाइन शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू। ठीक है जी, तो ये कंडीशन जो है ये अप्लाई होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी हमारे जो डिफ्लेक्शन के लिए हमारा जो है वो सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो उसके बाद हम पर ये हमारा क्या है, जो 20 इंटू KT इंटू KC इंटू KF, यानी कि ये मॉडिफिकेशन फैक्टर ग्रेटर देन होते हैं हमारे L/D प्रोवाइडेड, L/D प्रोवाइडेड, ये बात हमने ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 12। तो लास्ट स्टेप जो है हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं हमारे डिजाइन को और ड्रॉ करते हैं रिइंफोर्समेंट डिटेल को। तो स्टेप नंबर 13 की बात करें, तो स्टेप नंबर 13 में हम क्या करते हैं, समराइज द
जो हमारी जितने भी टर्म्स रहेंगी हमने स्टेप्स में कैलकुलेट की हैं, जितनी भी वैल्यू कैलकुलेट की हैं उनको क्या करना, स्केच और जो इन्फोर्समेंट डिटेलिंग है उसका स्केच बनाना, ठीक है, शेड्यूल बनाना। तो वो हमारा स्टेप नंबर जो 13 रहेगा उसमें हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 13 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 13 क्या करते हैं इसमें, समराइज द डिजाइन एंड ड्रॉ reinforcement डिटेल, ड्रॉ reinforcement डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स होंगी यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे डिजाइन प्रोसीजर, ठीक है जी। तो इस तरह से हम डिजाइन प्रोसीजर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हमने स्टेप वाइज हमने प्रोसीजर को डिस्कस किया। जो हमने स्लैब, वन वे स्लैब के लिए जो हमारे डिजाइन प्रोसीजर है, ओके। तो स्टेप 1 में हमने देखा था जो हमारे स्लैब है तो उसको स्ट्रिप में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक 1 मीटर की विड्थ की हम स्ट्रिप जो हम डिवाइड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही फर्दर सारे स्टेप्स हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो हमारी प्रॉब्लम्स रहेंगी डिजाइन स्टेप, जो डिजाइन प्रोसीजर के रिगार्डिंग डिजाइन वन वे स्लैब के, ठीक है जी। तो वो हम लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में है वो डिस्कस करेंगे।